नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी संजीवनी में, जहां हम हिंदी को बनाएंगे आसान, सरल और परीक्षा के लिए उपयोगी। अगर आप ओएसएस, टीटी, एलटीआर, आरएचडी, एसएसबी, टीजीटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं बेटा। और जहां हिंदी की तैयारी होगी आसान और सफलता की राह होगी मजबूत, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को आसान तरीके से। जैसे कि आज का क्लास है हमारा बेटा किस टॉपिक के ऊपर, तो आप सभी को थंबनेल देकर पता चल ही गया होगा कि आज का जो क्लास है वो रहने वाला है रजिया टॉपिक के ऊपर, रजिया रेखा चित्र के ऊपर। तो समझते हैं और चीजों को जानते हैं, रजिया टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। जैसे कि देखिए, रजिया टॉपिक को हम कितने क्लासेस में खत्म करेंगे बेटा? हम क्लासेस 3 क्लासेस में बेटा खत्म करेंगे। सही बात है, 3 क्लासेस में रजिया टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आज का क्लास 1 है बेटा, ठीक है। 1 क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 क्लासेस में खत्म करेंगे और उसके बाद बेहतरीन तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इसी विषय से रिलेटेड। सही बात है, आई बात क्लियर? आगे बढ़े हम, आज का क्लास स्टार्ट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं रजिया रेखा चित्र के बारे में। तो बेटा रजिया राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये एक सुंदर और महत्वपूर्ण रेखा चित्र को लिखा गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सही बात है। अच्छा, तो देरी ना करके सीधा बढ़ते हैं हम हमारे विषय के ऊपर। तो जैसे देखो बेटा, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी की हेकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गौड़ाई भरबाह की बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। यानी कि जो लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, लेखक क्या कह रहे हैं कि कानों में चांदी की बालियां, यानी कि कानों में उसने क्या पहना था? चांदी की बालियां, बालियां पहनी थी। किस चीज की? चांदी की बालियां, ठीक है ना। गले में उसने क्या पहना था? गले में उसने क्या पहना था बेटा? चांदी का हेकल पहना था। चांदी का हेकल, हेकल का मतलब, हेकल का मतलब यानी कि आभूषण, हार, ठीक है ना। चांदी का हार पहना था, चांदी की आभूषण पहनी थी, ठीक है ना। हाथों में, हाथों में बेटा चांदी के कंगन थे उसके, हाथों में चांदी के कंगन थे और पैरों में चांदी की गोढ़ाई भरबाह की बुट्टेदार कमीज पहने। यानी कि पैरों में क्या थी बेटा? पैरों में थी चांदी की गोढ़ाई। गोढ़ाई, गोढ़ाई का मतलब क्या है? गोढ़ाई का मतलब क्या है बेटा? चांदी की गोढ़ाई, यानी कि पैरों के आसपास जो पहना जाने वाला आभूषण, जो आप पैरों में पहनते हैं ना, उसको कहते हैं बेटा गोढ़ाई, ठीक है ना। जो आभूषण आप पैरों में पहनते हैं उसको कहते हैं गोढ़ाई। भरवाह यानी कि पूरी बाह वाली, पूरी बाह वाली, पूरी बाह वाली, यानी कि भरवाह की बुट्टेदार कमीज पहने। बेटा कमीज, कमीज और बुट्टेदार, ठीक है ना। जैसे कि जिस पर फूल पत्तियां या बेल बुट्टों की डिजाइन बनी है, जो फूल पत्तों की जो डिजाइन बनी होती है, जो कमीज, जो कि बेटा भरवाह यानी कि बाह भरा हुआ, ठीक है ना, वो वाला। और काली साड़ी के छोर को गले में लपटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति मैं, यानी कि उस बच्ची को देखकर मुझे अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा था,
ठीक है ना, एक छोटी सी लड़की को देखकर लेखक को क्या प्रतीत होता है, जैसे स्वयं रजिया उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। ठीक है। अच्छा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। बेटा, कसाई खाना क्या है पता है आपको? कसाई खाना देखा है आपने कभी भी? कसाई खाना का मतलब क्या है बेटा? जहां जानवरों को काटा जाता है बेटा, जहां जानवरों को काटा जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा? कसाई खाना। यानी कि कसाई खाना से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह, यानी कि जहां पे बछड़ों को काटा जाता है उसे कसाई खाना कहते हैं। तो एक बछड़ा जैसे कसाई खाने से रस्सी तोड़कर भाग जाता है, ठीक उसी तरह लेखक अपने जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती है तब वो हो वैसे ही भाग आए, कहाँ? अपने घर। ठीक है। और बरामदे की चौके पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर, बेटा यानी पटक कर यानी कि फेंक देना, ठीक है ना, फेंक देकर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था। यानी कि जब वो स्कूल से लौट आए तब जो उनके जो बस्ता यानी कि जो बैग थी वो पटक कर, कहाँ पे पटक कर? चौके पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके, बेटा छठ, यहाँ पे छठ जो है ना एक पूजा को दर्शाया गया है, एक पूजा का नाम है जिसका नाम छठ पूजा। और उस छठ पूजा में बेटा क्या बने हैं? ठेकुए। ठेकुए बने बेटा। ठेकुए क्या है? एक भोजन, ठीक है ना, एक भोजन पदार्थ जो कि उसे कहा जाता है बेटा छठ पूजा में बनाए जाने वाले मिठाइयां या पकवान, उसे बेटा कहते हैं क्या? ठेकुए। सही बात है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, तो देखो, तो ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर यानी कि थोड़ा थोड़ा करके वो खाते थे। ठीक है। और वो चाहते थे कि जो ढेकी ढेकी आपने कभी देखा है बेटा? ढेकी ढेकी आपने कभी भी देखा है? अगर आपने देखा होगा तो मैं तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ढेकी जो धान कूटा जाता है जहां पे, ठीक है ना, तो ढेकी पर वो झूला झूलने का मजा पूरा करना चाहते थे ठेकुए खा खा कर। ठीक है। कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ का खाना छू मत देना। किसी ने आवाज दी कि देखना बबुआ का खाना छू मत देना। यानी कि कोई एक कोई एक औरत कोई एक औरत बेटा उसकी लड़की को बोल रही थी कि देखना बेटा बबुआ यानी कि लेखक का खाना, बबुआ यहाँ पे बबुआ का तात्पर्य है कि लेखक, कि लेखक का खाना छू मत देना, बबुआ का खाना छू मत देना, यानी छूना मत। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। 2-3 गज कितने दूर खड़ी हुई थी? 2-3 गज। 2-3 गज सही बात है बेटा। 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेटिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। यानी कि लेखक सोच रहे हैं कि मेरे लिए यह जो रूप रंग है, यानी कि ये जो छोटी सी एक लड़की थी, वो जैसे पोशाक पहनी थी, वो रूप रंग मेरे लिए सचमुच अजीब था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था पहले। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है। ठेठ हिंदुओं यानी कि मतलब ठेठ ठेठ का मतलब क्या है? पूरी तरह से। हमारा जो बस्ती है यानी कि लेखक जहां पे रहते थे, जहां पे उनका घर था, वो वो जो एरिया था वो पूरा का पूरा ठेठ हिंदुओं यानी कि पूरी तरह हिंदू लोगों से भरा हुआ था। बस्ती है मेरी, और मुझे मेले मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता था। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे जो मेला है, बाजार है, मुझे वहां पे ज्यादा नहीं छोड़ते थे। क्यों नहीं छोड़ते थे? क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था।
ठीक है ना। यानी कि लेखक कह रहे हैं बचपन में मैं एक मेले में खो गया था और इसी वजह से मुझे किसी भी मेले या बाजार में नहीं छोड़ते। मुझे कोई अघोड़ लिया जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। ठीक है ना बेटा। अघोड़, अघोड़ का मतलब क्या है? अघोड़ यानी कि सीधा साधा व्यक्ति मुझे ले जा रहा था कि उसी वक्त एक लड़की ने देख लिया, एक लड़की की नजर पड़ गई और मेरा उद्धार हो गया, वरना उस दिन तो मैं खो खो गया होता। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ चल बसी थी, माँ चल बसी थी यानी कि उनके माँ नहीं थे, लेखक के माँ नहीं थे, ठीक है ना। माँ बाप के एक लौते लड़के थे, एक लौते यानी कि बेटा अकेला ही, और ना ही कोई भाई था ना ही कोई बहन, ठीक है ना। एक लौते वो लड़के थे। माँ चल बसी थी यानी कि माँ मर गई थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को यानी कि पुत्र को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा और न यह रूप रंग मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भरवाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा मैंने। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसके आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता, वो कहाँ था? मेरे गांव के लड़कियों में तो ऐसा नहीं था, तो ये कहाँ से आई है? वो सोच रहे हैं, अरे ऐसी ऐसी लड़की को तो मैंने कभी नहीं देखा है। भरवाह की कमीज पहनती है वो, है बालियां पहनती है, सुंदर तो है, मतलब वो तो क्या, वो कैसी थी बेटा? गोरी थी। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी गोरी लड़कियां बहुत हैं, पर इस लड़की के आंखों में जो अजीब किस्म का नीलापन दिखता, वो कहाँ दिखता है हमारे गांव के लड़कियों में, है। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराला जरूर, तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यानी कि कभी क्या करते थे, उसको घूरने लगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायतः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचियां मतलब बेटा, चूड़ियों की खचियां मतलब खचियां यानी कि टोकरी, चूड़ियों की टोकरी, चूड़ियों की खोचियां लेकर आते देखता आया था मैंने। यानी कि बचपन से ही लेखक रजिया की माँ को देखा करते थे कि वो चूड़ियां लेकर, चूड़ियों की टोकरी लेकर वो आया करती थी। वो मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी, आज भी आई थी रजिया की माँ, और आके मेरे आंगन में, यानी कह रहे हैं कि कभी, सॉरी लेखक कह रहे हैं कि जो रजिया की जो माँ है वो हमारे आंगन में आज भी आकर बैठी थी, और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी चूड़ियां खरीदने के लिए। मुंह से भावसाव मुंह से भावसाव करती और हाथ से खरीदारों के हाथों में चूड़ियां चढ़ाती। वह सौदे पटाए जा रही थी, अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता, ढोता का मतलब बेटा उठा कर लेके आता था, चूड़ियों की टोकरी उठा कर लेके आता था एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, ठीक है। यह बच्ची यानी कि वो कह रहे हैं कि हाँ, कभी कभार मैं देखता था कि ये जो रजिया की जो माँ है वो अकेले ही आती थी, और कभी कभार मैं देखता था कि एक मर्द होता था जो कि चूड़ियों की टोकरी उठा कर लाता था और रख के वो चला जाता था। यह बच्ची आज पहली बार आई थी, यह लड़की आज पहली बार आई थी, वो सोच रहे कौन है। अभी तक उनको ये मालूम नहीं कि वो रजिया है, ठीक है ना। और न जाने किस बाल सुलभ, बेटा बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। बाल सुलभ उत्सुकता यानी कि जो बच्चे जैसी स्वाभाविक जिज्ञासा, बच्चे जैसी स्वाभाविक इच्छा उसको मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है।
ठीक है, यानी कि वो सोच रहे हैं कि शायद ये जो लड़की है यानी कि जो रजिया है वो अभी छोटी है, ठीक है ना। और उसको शायद ये नहीं मालूम कि जो आज के समय में जो उस समय में क्या होता था कि बेटा छुआछूत भेदभाव देखा जाता था। यानी कि मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति के खाने को अगर कोई जो निचला वर्ग का अगर कोई व्यक्ति छू ले तो वो उस खाने को भी अपवित्र मानते थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या एक दो गज दूर खड़ी थी रजिया, तो इसी वजह से रजिया को उसकी माँ ने कहा कि देख रजिया, बबुआ की खाने को छू मत देना वरना अपवित्र हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठक की, सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए। ठिठकी ठिठक की, सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए। ठिठक ठिठक का मतलब क्या है बेटा कि अचानक रुक गए। वो सहमी, ठीक है ना, वो सहम गई, पैर उसके वहीं पे रुक गए, ठीक है। किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरी मौसी झट से उठी मेरी मौसी झट से उठी, घर में गई और दो ठेकुए ठेकुए मैंने अभी समझाया था बेटा, जो छठ पूजा में जो पकवान बनते हैं उसे कहते हैं ठेकुए। दो ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिया। किसके हाथों में? रजिया के हाथों में। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया किंतु मुंह से नहीं लगाया, ठीक है ना। वो क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी माँ उसको डांट ना दे, ठीक है ना। अच्छा, पर फिर भी उसने हाथ में लिया पर अपने मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा खाओ मैंने कहा कि खाओ, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं। यानी कि वो मुंह से ना नहीं बोल रही थी, जरा सा गर्दन हिलाकर वो ना कह रही थी। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशान से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारी की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो चली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। यानी कि मुझे ऐसा लगा जब वह जब उसकी माँ दूसरे खरीदारन यानी कि बेटा खरीदारिनों को, यानी कि नए व्यक्ति जो कि चूड़ियां खरीदना चाहते हैं उनके तलाश में जब वो मेरे आंगन से उठी, तो उसकी माँ के साथ साथ रजिया भी उठ खड़ी हुई और चलती बनी। और तभी मुझे कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा बेटा क्या घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चुड़िहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी, और चुलह में ही उसकी माँ बोली। चुलह मतलब बेटा, चुलह का क्या मतलब पता है आपको? चुलह का क्या मतलब कौन बता सकता है बेटा? मजाक करना। चुलह का मतलब क्या है? मजाक करना, सही बात है। यानी कि मजाक मजाक में उसकी माँ ने बोला कि बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। यानी कि मजाक में बोला कि बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा, यानी कि ब्याह ब्याह यानी कि विवाह कीजिएगा, आप विवाह करोगे हमारे रजिया से। फिर बेटी की ओर मुखातिब होते होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़क कर भाग गया। ब्याह एक मुसलमानी से, यानी कि जो रजिया थी बेटा वो एक मुसलमानी लड़की थी, ठीक है ना। अब रजिया की माँ ठटा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रजिया चुड़िहारिन
वह इसी गांव की रहने वाली थी, बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी। क्यों? बेटा देखो, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना, इसी वजह से वो बचपन में भी गांव में रहती थी और जवानी में भी। यानी कि वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो मुसलमान के लड़कियां हैं, मुसलमानी जो लड़कियां हैं, उनकी शादी तब तब के समय में बेटा गांव गांव में ही हो जाती थी। तो इसी वजह से उसका बचपन भी इसी गांव में कटा और उसका जवानी भी इसी गांव में। ठीक है। और यह अच्छा हुआ, यानी कि लेखक के लिए यह अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्यों अच्छा हुआ? बेटा बहुत दिनों तक प्रायतः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी, यानी कि बचपन में भेंट हो जाया करती थी क्योंकि वो अपने घर में रहती थी। अभी रजिया की शादी हो गई है किसी दूसरे के साथ, अब भी वो गांव में ही रहती है क्योंकि उसका ससुराल वही गांव में है। ठीक है ना? और यह लेखक को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ अभी मुझे इसी गांव में ही रजिया को मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। लेखक कह रहे हैं मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। ठीक है ना? पढ़ोगे नहीं तो बेटा बढ़ोगे कैसे? हैं? तो लेखक भी पढ़ते पढ़ते वो बढ़ते गए, आप भी बेटा पढ़ते पढ़ते एक दिन बड़े बन जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। पढ़ने के लिए मुझे अभी शहरों में जाना पड़ गया। छुट्टियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ पढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। वो पढ़ नहीं सकी पर पढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि उसके सिर पर उसकी माँ की तरह चूड़ियों की खचिया, यानी कि चूड़ियों की टोकरी तो नहीं रही, पर वो खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला उसके अंदर आ गई है। वो जान गई है कि कैसे चूड़ियों को बेचा जा सकता है, यानी कि चूड़ियों का व्यापार उससे अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक है ना? उसके हाथ मुलायम है, बहुत बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी। यानी कि किसके हाथ मुलायम थे बेटा? रजिया के हाथ मुलायम थे। ठीक है ना? बहुत मुलायम। और ये किसके अनुसार थी? जो नई नई दुल्हन बने थे उस गांव में, नई नई बहुएं जो आई थी, उनके अनुसार रजिया के हाथ बहुत मुलायम थे। और इसी वजह से वो जो नई बहुएं हैं, वो केवल रजिया के हाथ से ही चूड़ियां पहनना पसंद करते थे और उसी से ही चूड़ियां खरीदना उनको अच्छा लगता था। ठीक है। वे, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वे उसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वो नई नई खरीदारे ने फंसाती। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब जब रजिया चूड़ियां पहनाती, तब तब उसके पहनावे को देख कर, पहनावे को महसूस कर कर, ठीक है ना, तो क्या करते थे कि वो जो गांव की स्त्रियां हैं, गांव की जो नई बहुएं हैं, उनको बड़ा पसंद आता था और वो चूड़ियां खरीद लेते थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। रजिया बढ़ती गई। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई हैं। बेटा प्रगल्भ, प्रगल्भ हो गई हैं। प्रगल्भ का मतलब क्या है बेटा? प्रगल्भ का मतलब क्या है? प्रगल्भ मतलब, प्रगल्भ मतलब निपुण होना, योग्य होना। ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि पहली भेंट, जब मेरा रजिया के साथ जब पहली भेंट हुई थी, जब मैं शहर से वापस आया था, तब पाया था वो कुछ प्रबल्भ, प्रगल्भ हो गई है। किसमें? बेटा निपुण हो गई है। वो क्या, निपुण हो गई है, योग्य बन गई है वो चूड़ियों के व्यापार में। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती थी।
प्रश्न पर प्रश्न पूछती। अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती हैं। मैंने कहा है वो इस बार मुझे भी ले चलें। आप किस तरफ रहते हैं वहां? क्या भेंट हो सकेगी? यानी कि रजिया ये सब पूछ रही है लेखक से। वो बके जाती और मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत यह भी नहीं महसूस करती। ठीक है ना? जब लेखक को ऐसा लगता है कि रजिया को उसके प्रश्न के, यानी कि उसके सवालों के जवाब शायद उसको भी जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। फिर कुछ दिनों के बाद पाया कि वह कुछ सकुचा रही थी। सकुचा यानी कि बेटा संकोच करना, वो संकोच कर रही थी। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, कोई सुन न ले। ठीक है। एक दिन जब वो इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, यानी कि लेखक के भौजी, यानी कि एक दिन क्या हुआ कि रजिया आई और रजिया लेखक से बात करने लगी। ठीक है। और उसी समय लेखक के भौजी आ गए। भौजी मतलब भाभी। ठीक है ना? और मेरी भौजी यानी कि मेरी भाभी ने कहा, यानी कि लेखक के भाभी ने कहा कि देखियो रे रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। हैं? फुसलाना, फुसलाना मतलब क्या है? यानी कि मीठी मीठी बातें करके अपनी बात को मनवाना। यानी कि देखियो रजिया, मीठी मीठी बात करके बबुआ जी को मनवा मत लेना। ठीक है। यह कथन किसकी थी? भौजी की, यानी कि भाभी की। किसकी भाभी? लेखक की भाभी। याद रखना बेटा इसको। ठीक है। अच्छा। वह वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। लाल हो गए थे मतलब वो शर्मा रही थी। और उन नीली आंखों के काने और उस नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। यानी कि उसके जो नीले आंख हैं, उस नीले आंख को मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि उसकी आंखें सजल हो उठी हैं। सजल मतलब अश्रुपूरित, यानी कि उसके आंखों में थोड़ा थोड़ा सा आंसू था। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। ठीक है। भालों की नोक ताने रहती मतलब, यानी कि हमेशा निगरानी रखते हैं। यानी कि जब भी हम मिलते हैं, जब भी मैं रजिया के साथ मेरा भेंट होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भालों की नोक, यानी कि हमेशा निगरानी रखते हैं और हमारे विरुद्ध रहने या हमें नुकसान पहुंचाने का मौका सभी लोग ढूंढते रहते हैं। ठीक है। अच्छा। रजिया बढ़ती गई। बच्चों से बच्चों से किशोरी हुई। ठीक है ना? वो बच्ची थी, किशोरी बनी, और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, पर अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पहले वो केवल माँ की एक छाया मात्र लगती थी, एक छाया मात्र लगती थी, पर अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है। और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट कसमसाहट है। ठीक है। कसमसाहट यानी कि मन में तीव्र इच्छा। यानी कि एक वक्त था जब वो उसकी माँ की छाया बनकर वो आती थी, पर अभी उसकी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसके कारण सभी जो स्त्रियां हैं वो उसी की तरह बनना चाहती हैं। कसमसाहट दिखा रही है, यानी कि मन में तीव्र इच्छा प्रकट कर रही हैं कि हम भी रजिया की तरह बने। जब वो बहनों को चूड़ियां पहनाती पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं क्या? कौन सा तमाशा देखने के लिए एकत्र हो जाते हैं? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वो
बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती है। पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं बेटा? देखो, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब रजिया बहुओं के हाथों में जब चूड़ियां पहनाती थी, तब बहुत से लड़के, बहुत से भाई क्या कर रहे थे बेटा? दूर से वो एकत्र हो जाते और देखने लगते। क्या देखने लगते? वो मालूम नहीं कि वो रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण के प्रति वो वहां पे खड़े होते थे, या फिर बहनों के प्रति भातृभाव के कारण वहां पे खड़े रहते थे, वो पता नहीं। पर जब बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती है, यानी कि जब बहुओं के हाथों में रजिया चूड़ियां पहनाती थी, तब रजिया के पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। बेटा, कनखियों से देखते रहते हैं। कनखियों मतलब क्या है? कनखियों का मतलब क्या है बेटा? कनखियों का मतलब यानी कि आड़े नजर से, यानी कि तिरछी नजर से उसके पति उसको देखा करता था। ठीक है, क्या देखा करता था? क्या देखा करता था वो बेटा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? क्लास नंबर सेकंड में, यानी कि सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि उसके पति दूर खड़े कनखियों में, यानी कि तीव्र, सॉरी, तीक्ष्ण नजर में क्या देख रहा था, है आड़े नजर में वो क्या देख रहा था, वो क्लास 2 में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटा। एक बार इस पेज पर नजर डालिए, एक बार इस पेज पर नजर डालिए बेटा। हाँ, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि बेटा, एक हिंदी संजीवनी के तरफ से एक व्हाट्सएप में ग्रुप तैयार किया गया है जिसका नाम है बेटा क्रैक। ठीक है ना? क्रैक नाम से एक ग्रुप तैयार किया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, 100 से भी ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है कि बेटा, डेली आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेटा, आपको डेली क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं। डेली हिंदी एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको सेंड किए जाते हैं। डेली 10 to 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं इस ग्रुप में। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो जरूर इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्या बेटा, आपको कोई भी फीस देने की जरूरत है? नहीं, आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये सभी बच्चों के लिए एकदम फ्री है बेटा। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो इस क्रैक ग्रुप में, तो जरूर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा बेटा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो जाइए। हिंदी संजीवनी में हमारे परिवार में जुड़ जाइए बेटा। रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। आप जरूर आपके सफलता के उस नोक पर आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ।